अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। मेरा नाम है आयशा यूसुफ। नाज़रीन, वैसे तो हर दिन ही हमारी मुल्क की सियासत के लिए काफ़ी अनएक्सपेक्टेड भी होता है, सनसनी खेज़ भी होता है, लेकिन पिछले 3 से 4 दिन हंगामा खेज़ भी रहे, सनसनी खेज़ भी रहे और कुछ हद तक मानी खेज़ भी रहे। उसकी वजह जैसा कि आप सब जानते हैं, सेनेट में अपोजिशन अक्सरियत में होने के बावजूद स्टेट बैंक तरमीमी बिल जो है उसको नहीं रुकवा सकी कानून बनने से, और ये हुकूमत की कामयाबी कि हुकूमत ने ये बिल पास करवा लिया। और हुकूमत की तादाद कम थी, उसके बावजूद जो है ये पास करवाया, तो ये डेफिनेटली हुकूमत की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। बहरहाल यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो कि अपोजिशन लीडर हैं, इस वक्त सेनेट के अंदर उन पर काफ़ी तनकीद भी की जा रही थी, बल्कि उन्होंने इसका शिकवा भी किया कि दूसरे जो तनकीद करते हैं वो तो ठीक, लेकिन अपनों की खामोशी की तकलीफ़ उनको ज़्यादा हुई है कि उनको डिफेंड नहीं किया गया। अब वही किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं ये ज़रा हम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन बहरहाल अब से कुछ देर पहले खबर आई है कि उन्होंने बतौर अपोजिशन लीडर सेनेट में जो इस्तीफ़ा है वो भिजवा दिया अपनी क़यादत को। अब वो इस्तीफ़ा मंजूर होगा या नहीं, कुछ ज़रा ये कह रहे हैं कि इस्तीफ़ा बिलावल भुट्टो साहब ने मुस्तरद कर दिया, लेकिन अभी तक कन्फर्मेशन इसकी नहीं आई है। उसके बाद शेख रशीद साहब ने बड़ा इंपॉर्टेंट बयान दिया है। वैसे तो अपोजिशन के रहनुमा हमें ये कहते हुए नज़र आते थे कि तकरीबन 20 से 25 लोग जो हैं हुकूमत के वो हमारे साथ हैं, और वो बस इंतज़ार कर रहे हैं किसी इशारे का कि किसी तरह से कोई इशारा मिले और वो जाकर अपोजिशन में मिल जाए। लेकिन शेख रशीद साहब ने आज ये बात किया है कि अब अपोजिशन को समझ जाना चाहिए कि 3-3.5 साल में सेनेट में हर मर्तबा कामयाबी मिली है हुकूमत को कम नंबर्स के बावजूद, तो अपोजिशन को समझ जाना चाहिए कि 10 से 15 लोग जो हैं वो हुकूमत के साथ यानी कि इमरान खान के साथ हैं अपोजिशन के। अब इन दोनों दावों में से कौन सा दावा सच्चा है हुकूमत और अपोजिशन का, किसके लोग किसके साथ जाके मिले हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। आई होप कि इसका आज हमें जवाब भी मिल जाए। दूसरा आज का हमारा टॉपिक होगा जी रावी रिवर अर्बन मनसूबा, वो मनसूबा जिसको लाहौर हाई कोर्ट ने गैर आइनी करार दे दिया था, कहा था कि इसका मास्टर प्लान मौजूद नहीं। इसके साथ साथ जो लैंड एक्विजिशन की गई थी, प्रॉपर प्रोसीजर उसके अंदर नहीं अपनाया गया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार दे दिया और जुज़वी तौर पर हुकूमत को काम जारी रखने की हिदायत की है। दूसरा हमारा आज का टॉपिक ये होगा। और तीसरा टॉपिक सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की दरख्वास्त होगी जो उन्होंने दायर की है सुप्रीम कोर्ट में ताहयात नाअहली के ख़िलाफ़, और ये कहा गया उनकी जानिब से कि आइन में ताहयात नाअहली का कहीं जिक्र नहीं है, एक टर्म के लिए नाअहली हो सकती है। इस दरख्वास्त का फ्यूचर क्या है, इसमें क्या रिलीफ मिल सकता है, किसको रिलीफ मिल सकता है, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। हमारे जो गेस्ट हैं आज के उनका करवा देती हूँ। नदीम कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, रहनुमा तहरीक इंसाफ है। सेनेटर सहर कामरान साहिबा रहनुमा पीपल्स पार्टी हमारे साथ मौजूद होंगी, और बैरिस्टर वकास अब्रेज़ खान साहब माहिर कानून हैं, ये हमारे साथ मौजूद होंगे। हमारे मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले सहर साहिबा आगाज़ आपसे कर लेते हैं। मैडम, ये माने तो सही कि हुकूमत जब चाहती है सेनेट से अपना जो भी बिल पास करवाना चाहती है और कामयाबी हासिल करना चाहती है तो वो कामयाब हो जाती है, इस चीज़ को तो मानते हैं ना? देखिए आयशा, आप जो बात कह रही हैं मैं बिल्कुल उसको समझ भी रही हूँ। पहले के हालात कुछ और थे, ठीक है ना। इस दफ़ा जो बिल पास हुआ है, अगर उसमें जो एक तरीक़ेकार है वो फॉलो होता, अगर रात के 11:30 बजे एजेंडा नहीं आता, अगर जो है ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं, और अगर जो है चेयरमैन सेनेट अपनी गैर जानिबदारी बरकरार रखते हैं, तो ये बिल पास नहीं होता। और ये बिल का पास होना कोई जश्न मनाने की बात नहीं है, ये एक अफ़सोस की बात है। एक तरफ बात करते हैं कौमी सलामती की और एक तरफ कौमी सलामती को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, इसलिए कि आपकी नाअहली और आपकी जो इनकॉम्पिटेंस है उसकी वजह से पाकिस्तान आज माशी तौर पर उस जगह पे पहुंच गया है कि आप जो है आईएमएफ को सरेंडर कर रहे हो। देखिए, कोई भी आपको कर्जा देता है, आपसे बातचीत करता है, आपसे नेगोशिएशंस करता है, वो आपकी साख, आपकी क्रेडिबिलिटी, आपके जो है उसको देखते हैं कि जी आपके अंदर क्या ये सलाहियत है कि आप ये कर्जा वापस कर सको। जब उनको एक शिकस्ता, जब उनको एक बिखरती हुई मईशत नज़र आती है, तो वो इस किस्म की कतगने, इस किस्म की कंडीशंस लगाते हैं। हमें मालूम है कि आज जिस हालत में मुल्क को ले गए हैं, इस हुकूमत के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था कि वो ऐसी शोबदाबाजियाँ दिखाए। बहुत तनकीद हुई सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के ऊपर। मैं समझती हूँ कि यकीनन अगर वो वहाँ पर होते शहर में, तो वो ज़रूर आते।
अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि हमारी रिवायात का हिस्सा है। इमरान खान साहब तो उनको नहीं समझते, क्योंकि वो किसी के दुख दर्द गमी खुशी जनाजों में शिरकत ही नहीं करते, ठीक है ना। चाहे वो कराची का हादसा हो जहाज का, चाहे वो तैयारा हादसा हो, चाहे वो जो है आपको बलूचिस्तान में नजर आए कि हजारा बरादरी अपने जनाजे रख के बैठी है, मरी सानिया हो या कोई और सानिया। इमरान खान साहब तो किसी के दुख दर्द गमी में शरीक नहीं होते। यूसुफ रजा गिलानी एंटिसिपेटिंग के एजेंडा नहीं आया, एंटिसिपेटिंग के जुमे को आमतौर पे जुमे की नमाज के बाद जो है वो लेजिस्लेटिव बिजनेस होता भी नहीं है, जो एक तरीकेकार है सेनेट का आमतौर पे। तो वो चले गए जो है हिना रब्बानी घर के वालिद की जो है कुल में, और वो जा चुके थे रात को, यकीनन सो गए होंगे 11:30 बजे जब ये एजेंडा आया, वो नहीं पहुंच सके। और यकीनन उन्होंने सोचा होगा कि नंबर पूरे हैं, ये नहीं पता होगा कि आखिर में चेयरमैन सेनेट क्या करेंगे, और ये नहीं पता होगा कि मुशाहिद हुसैन भी नहीं आ पाएंगे, ये नहीं पता होगा कि नुसरत सादिक भी नहीं आ पाएंगी, ये भी नहीं पता होगा कि बलूचिस्तान से भी उस वक्त कोई फ्लाइट नहीं आती होगी, नसीमा एहसान भी नहीं आ पाएंगी। देखिए, बहुत इंसानों के साथ बहुत मजबूरियां होती हैं, ठीक है। कोई बीमार है, किसी को कोविड है, कोई मुल्क से बाहर है, अगर आप एकदम से बुलडोज करना चाहेंगे लेजिस्लेशन को, तो ये कोई कारनामा नहीं है। आपको देखना ये है कि आप पाकिस्तान के साथ अच्छा कर रहे हो या बुरा कर रहे हो, ये कोई फतह नहीं है। ये अफसोस का मकाम है कि आप अपनी नाअहली नलायकी की नजर जो है वो पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत को लेकिन कर रहे सैर हैं। साहिबा, ये तो इम्पोर्टेंस की बात है ना। और जिस दौर में हम रह रहे हैं, ख़ास तौर पर जब अपोजिशन एक तरफ कहती है कि हम हुकूमत के खिलाफ एहतजाज के लिए मार्च करने जा रहे हैं, पीपल्स पार्टी अपना कर रही है, पीडीएम अपना करने जा रही है, तो आप सभी जानते हैं कि अगर सेनेट का इजलास चल रहा है, उसके अंदर किसी भी वक्त अगर ये पेश किया जा सकता है बिल। अगर आप बात कर रही हैं कि किसी को कोविड था या कोई आ नहीं सकता था, इसी तरह से अगर हम हुकूमती साइड पे देखें, उनकी एक खातून थी जो मास्क, सेनेटर जरका, वो मास्क लगाकर ऑक्सीजन लगाकर पहुंच गई, क्योंकि उनको इंपॉर्टेंस का पता था कि कितना ज्यादा जरूरी है नंबर्स पूरे करना। इसी तरह दिलावर खान साहब जो हैं, उनके ऊपर, उनके ग्रुप के ऊपर भी तनकीद की जाई थी। उन्होंने भी कहा कि हमें तो बुला लिया, लेकिन खुद गिलानी साहब वहां पर मौजूद नहीं थे। देखिए आयशा, मैं जरूर आपकी बात का जवाब दूंगी। आई होप कि डॉक्टर जरका जो है उनकी सेहत बेहतर हो, अल्लाह ताला उन्हें सेहतयाबी दे। यकीनन उनको कोविड नहीं होगा, अगर कोविड होता तो वो अगर इस तरह से आती तो यकीनन उनके ऊपर जो है सवाल भी उठता, और पूरे मैं समझती हूँ कि ऐवान के अलावा जो सेनेट का स्टाफ है उनकी भी सेफ्टी सिक्योरिटी, उसका भी खदशात जो है लाहक होते। तो देखा जाता कि एनसीओसी उस पर क्या इकदाम करते हैं। अब जो है अगर कोई मेंबर जो है वो ऐसी बीमारी में मुब्तला हो कि वो ना आ सके, तो मैं समझती हूँ कि ये कहीं से भी ये कहना कि ये दुरुस्त है कि वो बीमारी के बावजूद आ जाए, वो दुरुस्त नहीं है। दूसरी बात आप ये कह रही हैं कि दिलावर खान, देखें उन्होंने बड़ी सही वजाहत की है कि किसी मेंबर को वोट देना, हमें तो जब यूसुफ रजा गिलानी इलेक्ट हुए थे नेशनल असेंबली से, तो हमारी जो मुश्तरका तादाद है उससे ज्यादा वोट पड़े थे ना, उनकी शख्सियत को वोट पड़े थे, ठीक है, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर रहे, वो सबसे बेहतर उम्मीदवार थे, और उस वक्त भी लीडर ऑपोजिशन के लिए वो एक बेहतरीन उम्मीदवार थे, उनको वोट पड़े, ठीक है। अब ये कहना कि जी दूसरी पार्टियां हमारी पार्टी में अपनी पार्टी को सम कर दें, ये नहीं हो सकता, ठीक है ना। हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी एक पार्टी बन जाएंगे, या जेयूआई और नून लीग एक पार्टी बन जाएंगे, या दिलावर खान की पार्टी जो है पीपल्स पार्टी के साथ अगर इल्हाक करेगी, जो है वहां पर किसी ऐसे लीडर, यही बात तो दिलावर खान ग्रुप और दिलावर खान साहब जो है उन्होंने कही है कि हम कब किसी ऑपोजिशन का हिस्सा रहे हैं, हम किस पार्टी के इजलास में। एग्जैक्टली, तो वो कह रहे हैं कि हम पर तनकीद क्यों की जा रही है, ये क्यों कहा जा रहा है कि हमारे खिलाफ कार्रवाई करें। देखें, बात यह है कि मैं कह रही हूँ ये दुरुस्त बात है, हमने यही बात की है। देखें, ऑपोजिशन पार्टीज कुछ नुकात पर इकट्ठी होती हैं। जब पीडीएम भी बनी थी तो कुछ नुकात थे हमारे जिन पे हम इकट्ठे थे। इसका ये मतलब नहीं है कि हमारी आइडियोलॉजीज एक हो जाएंगी, हमारा मैनिफेस्टो एक हो जाएगा, हम एक पार्टी बन जाएंगे, हमारी एक लीडरशिप हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। देखिए, हर एक को बिल्कुल अपनी राय देने का हक है, और इसमें जो है मैं समझती हूँ कि कोई इस तरह की चीज की जिस तरह के बयानात आ रहे, मुझे बहुत अफसोस है। ये तो अभी मैं समझ, कल मेरी अहमद जवाद से बात हो रही थी जो साबिक सेक्रेटरी इत्तलात थे इनके पीटीआई के, और अभी सानिया मरी के बाद जब उन्होंने तहफ्फुज़ात का इजहार किया तो उनको उससे फारिग कर दिया गया बुनियादी हुक्मियत से। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब पसंद करते हैं ऐसे लोगों को जो इस किस्म के बयानात दें। उन्होंने कहा हमारे एमएनए ने ऐवान में गालियां दी, तो कुछ मेंबरान ने बोला कि ये गलत है, तो उसने कहा मुझे तो जो है वजीर आजम ने शाबाश की है। तो उन्होंने बताया कि मुझे तो इसलिए फारिग किया गया, या नूर आलम को इसलिए एक्सप्लेनेशन दिया गया कि हमने
सही बात पे सच बोला। ठीक है, तो मैं वापस आती हूँ आपकी तरफ सहर साहिबा, मुझे बाकी मेहमानों को भी शामिल गुफ्तगू करना है। नदीम कुरैशी साहब, कामयाबी डेफिनेटली हुकूमत की, लेकिन ये तो माने ना कि बड़ी चालाकी के साथ हुकूमत ने ये बिल पास करवाया है। पहले एजेंडे में नहीं था और लेट नाइट एजेंडे में शामिल किया गया। जो लोग दूसरे शहरों में मौजूद थे सेनेटर्स, उनके पहुंचने में प्रॉब्लम हो गई। और डेफिनेटली आपके सेनेटर्स को तो पता ही होगा हुकूमत के पहुंचना है ऐवान के अंदर और नंबर्स पूरे करने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए आयशा, आप पार्लिमानी निज़ाम जमहूरियत में देखें, बहुत सारे मौके ऐसे आए कि बिल्स पेश हुए और उस पर रायशुमारी हुई। मैं अभी सहार साहबा की बातें सुन रहा था, अब ये मेरी बहनों की तरह से हैं, काबिल एहतराम हैं। बहुत सारे हमारे अराकीन असम्बली जो अपोजिशन के हैं, वो गवर्नमेंट की नेशनल लेवल पर कई पॉलिसी से बड़ा इत्तेफाक कर रहे होते हैं, लेकिन चूंकि उनकी पार्टी लीडरशिप उन चीज़ों को ओन नहीं कर रही होती, तो उनकी मजबूरी होती है कि वो पार्लियामान में या टीवी डिबेट्स में उसको अपोज करते हैं, उस चीज को जिसको उनका ज़मीर मान रहा होता है। मैं समझता हूं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या PMLN के या अपोजिशन के जो भी सेनेटर्स वहां नहीं आए, वो हुकूमत की इस पॉलिसी से बिल्कुल मुत्तफिक थे। उन्होंने एक तरह से अपना हक राय दही हुकूमत के हक में इस्तेमाल किया। ये बड़ी मतलब तावीलात है। मुझे हैरानी हुई सार साहब की बातें सुनकर। वो इसको ऑन कर लें कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने जो ये पॉलिसी है सेनेट के स्टेट बैंक के हवाले से, ये फ्यूचर के लिए, हमारी इकॉनमी के लिए, हमारे मुल्क के लिए बेहतर साबित होगी। इसको जिस तरह से ये लोग पेंट कर रहे हैं कि जी ये किसी की गैर मुल्की हाथ में चला जाएगा और मुल्क की मफादात को नुकसान पहुंचेगा, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में उतनी ही मुहिब वतन लोगों की हुकूमत है जितना ये अपने आप को समझते हैं। हालांकि हमें तो बहुत सारे माजी के इशूज पर तहफ़्फ़ुज़ात रहे, इनको चाहिए था कि ये इसको ओन करती। यूसुफ रजा गिलानी एक बड़ा संजीदा और नाम है, और वो स्पीकर नेशनल असेंबली रहे हैं। कानून और आइन को और पार्लिमानी तरीकाकार को जितना वो समझते हैं, मैं नहीं समझता कि किसी आम रुकन असेंबली को इतना अबूर हासिल होगा। ये कोई बात नहीं है कि जी वो कुलखानी में शरीक हुए, वो नहीं पहुंच सके। इनको बबांगे दोहल इस बात को ओन करना चाहिए, क्योंकि ये चाहते ये है कि इनका जो नेशनल एजेंडाज पर इशू है वो वही रहे। चूंकि ये हम अपोजिशन हमेशा गवर्नमेंट इन वेटिंग होती है। आज की अपोजिशन कल गवर्नमेंट बन सकती है। इनको पता है कि बहुत सारी पॉलिसीज ऐसी बनने जा रही हैं जिसने इस मुल्क की मईशत को ठीक सिमत में लेकर जाना है। लेकिन ये चूंकि पॉपुलर स्लोगन्स इस्तेमाल करते हैं, ये पब्लिक की सिंपैथी गेन करने के लिए नारे इस्तेमाल करते हैं, ये जगह जगह ये फरमाते हैं कि जी ये तो स्टेट बैंक को किसी और मुल्क को दे दिया गया, पाकिस्तानी हुकूमत का अमल दखल खत्म हो गया, हम IMF के साथ हमने आपको गिरवी रख दिया। ये पॉपुलर नारे हैं जो आम आदमी को बहलाने के लिए, फुसलाने के लिए ये यूज करते हैं। अदरवाइज अपोजिशन में भी कई लोग ऐसे हैं, बहुत बड़ी तादाद है। मैं खुद रुकन असेंबली हूं, हम इकट्ठे बैठे होते हैं, गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसियों पर वो अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। हेल्थ कार्ड है, अभी ज़खायर बन रहे हैं, एजुकेशनल रिफॉर्म्स हैं, अब जो ये फौजदारी लॉज में जो रिफॉर्म्स आ रही है उसको हमारे बहुत दोस्तों ने अप्रिशिएट किया। लेकिन जब ये रायशुमारी होती है या ये पब्लिकली इनको बात करनी पड़ती है, तो ये अपनी पार्टी लाइंस को फॉलो इनकी मजबूरी है करना। और मैं समझता हूं, लेकिन नदीम साहब, गिलानी साहब ने एक बात की और वो ठीक भी बात है कि चेयरमैन सेनेट को भी वोट कास्ट करना पड़ा। तो चेयरमैन सेनेट का ओहदा तो न्यूट्रल होता है ना, वो तो पूरे ऐवान का चेयरमैन होता है, सिर्फ हुकूमत का चेयरमैन तो नहीं होता। तो ये भी तो तारीख में पहली मर्तबा ही हुआ। देखिए आयशा, क्या ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुआ है? कतई ऐसा नहीं है। जहां लेकिन तारीख में पहली मर्तबा सेनेट के चेयरमैन तारीख में पहली मर्तबा हुआ है। अच्छा, मैं तो शायद मेरे पास तो इस बात का कोई वो प्रूफ नहीं है कि तारीख में पहली बार हुआ, लेकिन पार्लियामान में आइन पाकिस्तान का पार्लियामानी निज़ाम जमहूरियत में इस बात की इजाजत देता है चेयरमैन सेनेट को या चेयरमैन स्पीकर नेशनल असेंबली को कि टाई की सूरत में वो अपना वोट इस्तेमाल बिल्कुल इजाजत तो है, लेकिन अलामती तौर पर चेयरमैन सेनेट का ओहदा जो होता है वो न्यूट्रल होता है, क्योंकि वो पूरे ऐवान का चेयरमैन होता है। उन्होंने कहा क्या वैसे आज सादिक संजरानी साहब ने, वो आपको सुनाती हूँ, उसके बाद इस पे बात करते हैं। जी,
मैं न्यूट्रल हूं, प्लीज आप तशरीफ रखें। न्यूट्रलिटी का मुझे पट्टियां ना पढ़ाया करें प्लीज। जितना न्यूट्रल है या न्यूट्रल रहने कोई नहीं दे रहा, आप तशरीफ रखें प्लीज। ज्यादा न्यूट्रलिटी फिर ठीक नहीं है, तशरीफ रखें, फिर डंडा उठाना पड़ेगा। तशरीफ रखें, जितना न्यूट्रल रहे। यहाँ क्वेश्चन होता है चेयर पे, अपने नंबर पूरे नहीं करते हैं, चेयर पे ब्लेम करते हैं। जी, ये सादिक संजरानी साहब थे और ये ऑपोजिशन के लोगों को नहीं बल्कि हुकूमत के लोगों को कह रहे थे, जो उनकी न्यूट्रलिटी पर सवाल उठा रहे थे कि आपने ऑपोजिशन के एक और बंदे को बोलने का मौका दे दिया। तो ये उनकी ही न्यूट्रलिटी पर सिर्फ ऑपोजिशन नहीं, आपके अपने लोग भी सवाल उठा रहे होते हैं। नदीम कुरैशी साहब देखिए आयशा, डिफरेंट लोगों की मौका महाल के मुनासबत से कोई राय आ सकती है, यह कि इतनी मायूब बात नहीं है। मैं समझता हूँ चेयर का एहतराम और ट्रेजरी बेंचेस को और अपोजिशन के बेंचेस को बराबर करना चाहिए। और किसी जगह पर अगर कोई फर्द या कोई मौजूद रुकन ये समझता है कि उसके साथ नाइंसाफी हुई है, तो ये तो बड़ा रूटीन का काम है। हम पार्ट ऑफ द असेंबली हैं, रोज इस तरह के क्वेश्चंस हम अपने स्पीकर साहब से भी किसी बात पर एतराज कर रहे थे और फिर वो हमें विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन मुतमईन करते हैं। ये ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें अहम देखने की बात यह है, जो बात मैंने आपको की और आपने बिल्कुल उसको नजरअंदाज कर दिया, ये बड़ी अहम बात है। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूं पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के लिए ये बड़ी शानदार एक मिसाल कायम हुई है कि पाकिस्तान की अपोजिशन में मौजूद कुछ लोग इतनी जुर्रत रखते हैं कि वो उन इश्यूज पर, उन नेशनल इश्यूज पर, उन नेशनल एजेंडाज पर जो आने वाले दिनों में पाकिस्तान को इकोनॉमिकली स्ट्रेंथन करेंगे या पाकिस्तान के दिफाई मामलात हो या पाकिस्तान के दाखिली इश्यूज हो, उस पर वो अपनी पार्टी लीडरशिप की वो राय जो पब्लिक में और है और इंटरनली और है, वो उस राय को फौकियत देते हैं जो ऐन आइन के मुताबिक है और पाकिस्तान के हक में है। हमें इसको बजाय तनकीद का निशाना बनाने के इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट 3.5 साल में जिस कदर तनकीद इस गवर्नमेंट पे हुई बजरिया मीडिया, बजरिया प्लान चीजों के, अब तो सबूत आ गए ना कि ऑडियो कॉल्स आ गई कि किस तरह से हिदायत दी जा रही हैं, किस तरह से मुख्तलिफ अपने स्पोक्स पर्सन को मीडिया पर्सन के नाम से मुख्तलिफ चैनल्स पर बिठाया जा रहा है, किस तरह से लोगों की जहन साजी की जा रही है, किस तरह से महंगाई या दीगर वो चीजें जो इंटरनेशनली है जिनका जो फ्लेयर अप है उनको किस तरह से प्रोवोक किया जा रहा है, किस तरह से लोगों की जहन साजी की जा रही है, किस तरह से लोगों को इस बात पर लाया जा रहा है कि जी पॉजिटिव चीजों से उनकी तवज्जो हटे। तो मैं समझता हूं हमें इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखना है। और मैं मुबारकबाद देता हूं उन अपने अजीम सेनेटर्स को, नेशनल असेंबली के अरकान असेंबली को, जो पाकिस्तान में वो खुद साख्ता मुरव्वजा जो टू पार्टी सिस्टम था उससे अब बाहर आ रहे हैं। ठीक है, पाकिस्तान को वोट कर रहे हैं, नदीम साहब, पाकिस्तान के आइन को मजबूत कर रहे हैं। ठीक है, मुझे बैरिस्टर साहब को भी शामिल गुफ्तगू करने दें। बैरिस्टर साहब, यूसुफ रजा गिलानी साहब ने आज अपना इस्तीफा जो है बतौर अपोजिशन लीडर सेनेट में वो अपनी क़यादत को भिजवा दिया है। डेफिनेटली जब तक ये चेयरमैन सेनेट को नहीं जाता तब तक तो इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन क़यादत तक भिजवाना इसकी फिलवक्त कानूनी हैसियत क्या है? देखिए, जहां तक जो आपने क्वेश्चन के अंदर इसका जवाब दे दिया कि अगर तो वो सेनेट से रिजाइन करना चाहते थे तो जो अप्रोप्रिएट फोरम था दैट वाज द चेयरमैन सेनेट, उनको इस्तीफा सबमिट किया जाता। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि उन्होंने अपने पार्टी लीडर को वो इस्तीफा सबमिट किया है, पॉलिटिकली, एथिकली, मॉरली और विद इन द पॉलिटिकल नॉर्म्स जो है वो इस्तीफा अपने पार्टी लीडर को ही सबमिट करेंगे एंड दैट वुड बी डिस्क्रिशन ऑफ द पार्टी लीडर कि वो ये फैसला करे कि वो इस्तीफा मुस्तरद करेंगे या इसे एक्सेप्ट करेंगे और कोई नया कैंडिडेट जो है वो बतौर जो है लीडर ऑफ अपोजिशन सेनेट के अंदर प्रेजेंट करेंगे। जो पहला आपने क्वेश्चन किया, मैं ये समझता हूँ कि हमारा ये जो इस तरह के जो टैक्टिक्स हमारी असेंबलीज के अंदर या सेनेट के अंदर दिखाए जाते हैं अवाम को, दिस इज लेस लीगल, लेस लॉफुल एंड मोर पॉलिटिकल स्टंट। वो इसलिए क्योंकि अगर कोई शख्स जो है वो अगर कोई सिविल जज है, लेट्स से फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, तो उसने अपना इस्तीफा देना लोअर हाई कोर्ट के अंदर, अगर वो डीपीओ को दे देता है मीनिंग देयर बाय कि ये राइट फोरम नहीं है। इसी तरह अगर कोई शख्स जो सेनेट की अपनी रुकनीत छोड़ना चाहता है तो वो चेयरमैन सेनेट को दे, अगर कोई नेशनल असेंबली से छोड़ना चाहता है तो वो स्पीकर नेशनल असेंबली को दे। हाँ, टू द एक्सटेंट ऑफ दिस स्पेसिफिक काज, अगर वो चाहते हैं कि उसका पार्टी लीडर ये डिसाइड करे, ये फैसला करे कि ये जो इस्तीफा सबमिट किया जा रहा है वेदर ही वुड रिटेन ऑन द सेम पोजीशन और नॉट, दैट वुड बी डिसाइडेड बाय द पार्टी लीडर। उनका पार्टी लीडर बेहतर फैसला कर सकते हैं। सही। अच्छा सहर साहिबा, ये जो इस्तीफे का फैसला है ये गिलानी साहब का जाती फैसला है या फिर ये उनको हिदायत की गई थी कि आप इस्तीफा दें क़यादत की तरफ से? अगर आप गिलानी साहब का किरदार देखें तो उन्होंने हमेशा जो है बहुत ही जो है एक रिस्पेक्टफुल, एक बहुत ही मुदब्बर उनका किरदार रहा है और उन्हें हमेशा इंटेग्रिटी अपनी कायम रखी है। वो शख्स है कि जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर का ओहदा छोड़ दिया था इसलिए कि वो अपने असूली मौके पे कायम थे। अगर वो चाहते
तो कॉम्प्रोमाइज करते और जो है वो ओहदा जो है बरकरार रखते। एक चीज। दूसरी चीज ये कि अभी इसमें मैं क्लियर कर दूं कि उन्होंने ऑपोजिशन लीडर के ओहदे से इस्तीफा दिया है, ठीक है। और एक बड़ा अहम फैसला होता है ऑपोजिशन के लिए। ये ऑपोजिशन को डिसाइड करना है कि देखें, ये ऑपोजिशन का जो लीडर का जो इलेक्शन था ये कोई इतना आसान नहीं था। और ये भी देखा था कि उस वक्त हमने के सबसे मौजूद उम्मीदवार कौन है। एक शख्स जो सीनियरिटी में सबसे ज्यादा है, जो मुल्क का वजीर आजम रह चुका है, जो स्पीकर नेशनल असेंबली रह चुका है, जिसकी हम समझते हैं कि जिसने पार्लियामेंट्री नॉर्म्स को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दी है। तो बहुत सारे वो एलिमेंट्स थे, बहुत सारे फैक्टर्स थे जिनकी वजह से उनको लीडर ऑफ अपोजिशन जो है नामजद किया गया था। बिल्कुल। अब अगर कोई शख्स जो है जज्बाती, उस पे अगर आप समझे कोई शख्स जज्बाती होता तो वो कहता हाँ जी ये इस्तीफा मैं दे रहा हूँ, तो फिर वो पार्टी का जो एक डिकोरम है, पार्टी के जो उसको वो वायलेट करता, ठीक है, बाईपास करता। पार्टी ने ये फैसला करना होता है कि आया जिस चीज के ऊपर ये इस्तीफा दे रहे, उन्होंने अपना इस्तीफा एक जो उनकी जिम्मेदारी बनती थी मॉरल, उन्होंने उसको रख के पार्टी को दे दिया कि जी मैं यहाँ पर नहीं था, मैं चला गया था और मेरी एब्सेंस से एक वो कमी हुई। तो अब पार्टी ये फैसला करे कि अगर पार्टी समझती है कि मैं अपने ओहदे के साथ जस्टिफाई नहीं कर सका तो आप अपनी पार्टी से जो है। अच्छा सहर साहिबा 2 सवाल मैंने करने, उसके बाद ये वाले इशू को हम कंक्लूड करके मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। अपनों की खामोशी का उन्होंने शिकवा किया है। वो मतलब उनके कहने का मतलब है कि जो अपने थे उनके, जिनको उनको डिफेंड करना चाहिए था, उन्होंने डिफेंड नहीं किया बल्कि वो खामोश रहे और कुछ ने तनकीद भी की। ये किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं वो? देखिए बात ये है कि अगर देखा जाए तो हर वो शख्स जिसका दिल इस बात पे दुखा कि ये एक लेजिस्लेशन जो है जो मुल्क के मफाद में नहीं थी वो हुई, यकीनन वो या तो खामोश रहा था या फिर कुछ मेंबर्स ने बिल्कुल तनकीद भी की थी कि जी आप ना जाते और आपको आना चाहिए था एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन। तो ये तो एक जमहूरी पार्टी के अंदर मैं समझती हूँ बिल्कुल सही बात है कि पार्टी के अंदर किसी तनकीद के ऊपर हमने इस तरीके से शो कॉज नहीं दिया, ना ही जो है कोई छोड़ के गया। जैसे परवेज खटक के कहने पे वजीर आजम ने कहा फिर आप अपोजिशन को लेके बना लें हुकूमत, या जो है नूर आलम को एक्सप्लेनेशन दे दिया, या जो है जमात की जो है रुकनियत मुअत्तल कर दी। बिल्कुल पार्टी के अंदर से तनकीद हुई, उन्होंने कहा कि जी आपको यहाँ रहना चाहिए था। ये एक बिल्कुल दुरुस्त बात है कि आपको रहना चाहिए था। उनका जाना उनके नजदीक वो भी दुरुस्त था कि वही समझते थे कि जिन खानदानी रिवायात और रवादारी को वो देख रहे हैं, और क्योंकि एजेंडा में शामिल नहीं थी ये बात, पहले एजेंडा नहीं था तो वो चले गए। अब ये उनको नहीं मालूम था, उन्होंने नहीं सोचा होगा कि ऐसी भी कोई शातिराना चीज होगी कि रात के 11:30 बजे एक एजेंडा हो सकता है। अच्छा सहर साहिबा, अभी क्योंकि इस बारे में कंफर्मेशन नहीं आई, लेकिन आपके पास हो सकता है कंफर्मेशन इस बारे में, क्या उनका इस्तीफा एक्सेप्ट हुआ है या मुस्तरद कर दिया गया क़यादत की तरफ से, या अभी कोई फैसला नहीं हुआ इस पे? देखिए मेरे इल्म में बिल्कुल भी नहीं है, और मैं ये समझती हूँ कि बिल्कुल जो है ये तो बात आज हमने जो है सादिया बासी से भी सुनी, और मैं समझती हूँ कि कोई भी जो भी शख्स गिलानी साहब को जानता होगा या सेनेट के मामला को समझता होगा, वो यही कहेगा कि उन्होंने यकीनन अपनी मॉरल जिम्मेदारी पूरी की है। लेकिन अगर मैं इस वक्त तमाम कैंडिडेट्स को देखूं तो वो जो है इस वक्त सबसे मौजू कैंडिडेट है, और उनको यकीनन एक चीज झटका लगा है। लेकिन ये तो पहले ही पार्टी ने डिसाइड कर लिया है कि वो इस लेजिस्लेशन को चैलेंज कर रही है अदालत में। तो जब वो चैलेंज भी हो रही है तो मैं ये समझती हूँ उसके ऊपर भी आते हैं हम। सहर साहिबा उस पे आते हैं हम, लेकिन दिलावर खान साहब ने जो सेनेट में बात की पहले वो सुनते हैं, और उसके बाद मैंने एक सवाल करना है आपसे। जी सुनाइएगा जरा। गिलानी साहब हमें ये बताएं, या पीपल्स पार्टी के और दोस्त, कि कभी हम उसके मीटिंग में कभी शरीक हुए बाहर, हम कभी JUI की मीटिंग में शरीक हुए, हम कभी पुख्तनख्वा मैप के कभी मीटिंग में या ANP के मीटिंग में, जब हम नहीं हुए तो इसका मतलब ये है कि हमारा एक अलग एंटिटी है, और लोग कहते हैं ये अपोजिशन के सपों में उधर बैठे हैं, ये गवर्नमेंट की तरह, हम गवर्नमेंट का भी हिस्सा नहीं है। जी दिलावर खान साहब थे ये, और वो कहते हैं कि उनका ग्रुप जो है वो बिल्कुल अलग एंटिटी, और वाजे कर दिया कि वो ऑपोजिशन का हिस्सा नहीं है। तो सहर साहिबा, आप लोगों का आदम एतमाद लाने का प्लान भी था, तो फिर दिलावर खान साहब के ग्रुप को तो फिर आप निकाल ही दीजिए, उनको तो फिर काउंट नहीं करेंगे ना, तो फिर कामयाबी कैसे यकीनी बनाएंगे आदम एतमाद की तारीख में? देखिए आयशा, अभी मैं आपको ये बात जो है बहुत क्लैरिटी के साथ बताऊं कि उन्होंने क्या बात की है कि वो किसी और पार्टी की मीटिंग में नहीं बैठे।
ठीक है। और यही बात है कि हम भी अगर पीएमएलएन की मीटिंग हो रही हो या पीपल्स पार्टी की सीसी की मीटिंग हो तो उसमें पीएमएलएन नहीं बैठेगी। अगर पीएमएलएन की अपनी मीटिंग हो रही है, ये जेयूआई की शूरा हो रही है, तो उसमें पीपल्स पार्टी नहीं बैठेगी। उन्होंने कहा कि तो ये हम तो बिल्कुल ऑपोजिशन का हिस्सा ही नहीं है। मैं जवाब दे रही हूँ, आपकी जी बात का मैं जवाब दे रही जी हूँ। जी देखिए बात ये है, जब अदम एतमाद होगी तो उसी तरीके से जैसे यूसुफ गिलानी साहब इलेक्ट हुए थे नेशनल असेंबली से, उसी तरीके से जैसे आज अंदर से पीटीआई से आवाजें आ रही हैं, ठीक है, ठीक, अगर जिस वक्त ये अदम एतमाद की तहरीक आगे जाएगी, मैं आपको बताऊं पीटीआई के मेंबर्स बहुत सारे ऐसे हैं जो कि पीटीआई की टिकट पे अपने हलके में नहीं जा सकते, लेने को तैयार नहीं है। और इसका सबसे बड़ा मैं आपको सबूत ये बताऊं कि ये आपने बाई इलेक्शंस में देखा, ये आपने केपी के बल्दियाती इंतखाबात में देखा, और यही वजह थी कि आप ये देखें कि एक तरफ जो है वो सानिया मरी हुआ और दूसरी तरफ जो है वजीर आला जो है वो विसेर साहिबा वैसे एक चीज क्लियर कर दें, क्योंकि ये ऑपोजिशन ये दावा करती है कि हुकूमत के लोग उनके साथ हैं, शेख साहब आके ये दावा करते हैं कि ऑपोजिशन के लोग हुकूमत के साथ हैं कुछ लोग, तो क्लियर कर दें, नाम सामने आ जाए ना कि कौन किसके साथ है। ये कंफ्यूज अवाम को भी किया हुआ है, हमें भी किया हुआ है कि कौन किसके साथ है, कुछ समझ ही नहीं आ रही है। देखिए ये तो देखिए बिल्कुल क्लैरिटी तो आपको नजर आई, आपको जो है तनकीद नजर आई पीटीआई के मेंबर्स की तरफ से ओपनली, जिन्होंने कहा कि हम अपने हलके में नहीं जा सकते। किसी ने गैस ना मिलने का शिकवा किया, किसी ने कहा सरगोदा के अंदर एक और रिंग रोड स्कैम बन रहा है, किसी ने जो है वो हुकूमत की इनकॉम्पिटेंस का शिकवा किया, कोई पार्टी छोड़ रहा है। अकबर एस बाबर एक बात कह रहे हैं, जस्टिस वजी एक बात कर रहे हैं, अहमद जवाद एक बात कर रहे हैं, नूर आलम एक बात कर रहे हैं, नदीम अफजल चंद एक बात कर रहे हैं। इसी तरीके से बहुत सारे मेंबरान जो है खुल के अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि ऐसे भी हैं जो कि हम जब बैठते हैं तो वो यकीनन अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं, लेकिन हर शख्स इस बात को देख रहा है कि वो कौन सा वक्त है जबकि ये तहरीक आगे जाएगी। और ये अपोजिशन पार्टीज भी ये एश्योर करना चाह रही थी। लेकिन सैर साहिबा, डिस्पाइट ऑल ऑफ दैट हुकूमत कामयाब हो जाती है, ऐवान में कोई बिल लेके जाती है। तो नदीम कुरैशी साहब आप ही बता दें जो शेख साहब कह रहे हैं। इसमें बस मैं आपको एक बात कह दूं, जी जी प्लीज जल्दी से। देखिए चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन पे जब अपोजिशन कामयाब हुई थी तो वजीर आजम को एतमाद का वोट लेना पड़ा था, धुंध छा गई थी, लोग सेफ हाउसेस में चले गए थे, पार्लियामेंट हाउसेस के बाहर पहरे लग गए थे। और जब ये नो कॉन्फिडेंस मूव होगी तो दोबारा आप ये देखेंगी, लेकिन इस दफा ये चालें नहीं चली जाएंगी। अच्छा, इस दफा नहीं होगा ये। जी नदीम कुरैशी साहब, आप वेट कर रहे हैं, आपके पेशेंस का शुक्रिया। बताइएगा कौन लोग हैं ये 14-15 लोग ऑपोजिशन के जो हुकूमत के साथ हैं? आयशा, एक तो आपको पहले एक चीज अर्ज कर दूं, जो लोग यूसुफ रजा गिलानी साहब को जानते हैं, मैंने भी उनकी पॉलिटिक्स को वॉच किया एज ए पॉलिटिकल वर्कर। जब वो प्राइम मिनिस्टर थे और स्विस गवर्नमेंट को खत लिखना था और सुप्रीम कोर्ट इंसिस्ट कर रही थी, आप देखिए उन्होंने प्राइम मिनिस्टरशिप छोड़ दी, उन्होंने अपनी पार्टी लीडरशिप की बात से इनराफ नहीं किया। वो बड़े बड़े डिसिप्लिन इंसान है। अब भी मामला वही है, ये जो कुछ ये साहर साहब फरमा रही है वैसा नहीं है, ये उनकी पार्टी लीडरशिप की मर्जी से हुआ है। और उन्होंने जो फरमाया कि जी मुझे अपनों की खामोशी का अफसोस है, तो उनका इशारा भी अपनी पार्टी लीडरशिप की तरफ है। यही वो दो चेहरे हैं इस अपोजिशन के कि ये अवाम के सामने कुछ और है और पसे पर्दा ये कुछ और है। ये नाम गरीब का लेते हैं लेकिन इनकी सारी पॉलिसीज गरीब कुछ है। अभी साहर साहब बार बार अहमद जवाद साहब का, नूर आलम खान का नाम ले रही है। मतलब अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई शख्स किसी भी वजह से पार्टी पॉलिसी से इनराफ करता है, ये सब उसकी पुष्ट पर खड़े हो जाते हैं। मतलब इनका इन्हिसार, हमारे अंदर जो लोग मौजूद है वो किसी वजह से अगर नाराज हो, एक डेमोक्रेटिक पार्टी है ना, फैमिली प्राइवेट लिमिटेड पार्टी नहीं है, इसमें रुझान है, कल्चर है, इसमें लोग राय भी देते हैं, मुश्किल बात भी करते हैं। ये तमाम की तमाम अपोजिशन हमसे नाराज लोगों की पुष्ट पर ऐसे खड़े होते हैं जैसे वो अब दूध के धुले हुए हैं। अब ये अहमद जवाद साहब की वो 20 साल सारी गुफ्तगू भूल गई हैं जो वो करते रहे, अब ये सब लोग उनकी एग्जांपल देते हैं। मैं इनसे पूछूंगा, ये जरा सेनेटर सफदर अब्बासी और नाहिद खान को तो ढूंढे, वो कहां हैं आजकल। इस जरा डॉक्टर जुल्फकार मिर्जा जो दाएं बाजू हुआ करते थे जरदारी साहब के, उनकी राय को भी इतनी फोकियत और अहमियत दिया करें। रह गई बात उन 14-15 लोगों की, मैं फिर ये बात कर रहा हूं, पूरे मुल्क में डिबेट चल रही है। हम भी आज सारा दिन मुख्तलिफ चीजों में इसको देखते रहे, वॉच करते रहे। इन पार्टीज में नेचुरली ये एक चीज अब तासुर उभर रहा है कि हमारी जो लीडरशिप है वो पब्लिक में कुछ और है और पब्लिक के बाहर कुछ और है। ये 14-15 लोग नहीं है, इससे भी ज्यादा लोग हैं। आप यकीन करें, पंजाब असेंबली में
जब हम दोस्तों के साथ गुफ्तगू शरीक करते हैं तो मैं जितना अपोजिशन के दोस्तों को मायूस देखता हूं, और आपने देखा कि कितनी बड़ी तादाद में लोगों ने चीफ मिनिस्टर पंजाब से मुलाकातें की, और फेडरल में भी सूरत हाल यही है। यहां अब लोगों को अंदाजा है इस बात का कि तहरीक इंसाफ की जो पॉलिसीज है अल्टीमेटली वो पाकिस्तान को लॉन्ग टर्म बेसिस पर मजबूत करने जा रही हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का कोई जाती एजेंडा नहीं है। उन्होंने माजी के हुक्मरानों की तरह इस मुकद्दस तरीन पेशे को ना ओहदे को ना पेशे के तौर पे इस्तेमाल किया, ना इस मुकद्दस तरीन मनसब को अपनी जाती प्रमोशन या जाती एसेट्स के लिए इस्तेमाल किया। उन्होंने तो वो बड़े बड़े स्टेप्स लिए हैं जो कोई आम कमजोर असाब का हुक्मरान तस्वुर भी नहीं कर सकता। ये इमरान खान की वो स्ट्रेंथ है, और ये अल्लाह की ब्लेसिंग है कि अब हमारी जो हमारी अपोजिशन में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो ये जुर्रत कर रहे होते हैं। वो हमारे साथ बहुत सारी चीजों पर आपने देखा, हमारे जितने बजट्स थे, बजट से पहले बड़ा शोर मचता था कि बजट पास नहीं होगा, हम बजट पे ये करेंगे वो करेंगे, और पूरी अपोजिशन फिर बजट तो यानी अब आप लोग कॉन्फिडेंट है ना कि अगर अब तहरीक अदम एतमाद आती भी है तो कामयाब नहीं हो पाएगी। अब तो स्पेशली इस बिल के पास होने के बाद आप लोग कॉन्फिडेंट है? आयशा देखिए, कॉन्फिडेंस क्या होना, अल्लाह ताला नेक नियत लोगों की मदद करते हैं। जो लोग सही मानों में पाकिस्तान की खिदमत करना चाहते हैं, अल्लाह की ब्लेसिंग्स उनके साथ है। मैं समझता हूं हम सब लोग जो गवर्नमेंट साइड्स पर हैं, हम पर बड़ा वाबी प्रेशर है महंगाई का, जो एक रियलिटी है, लेकिन इसके बावजूद हमने पहलू तय नहीं की इस सारे काम से। हमारी तमाम स्ट्रगल्स, हमारी तमाम लाइंस जिस तरफ जा रही हैं, हम इंशाल्लाह आने वाले 5 से 6 माह में अपोजिशन का जो ये चूरन है, इनकी जो पटारी में ये एक सांप है, या इनके पास जो ये ब्रांड है कि महंगाई का, हम इसको भी इंशाल्लाह पैक कर देंगे। हम इसमें भी कामयाबी 5 से 6 महीने में करने में, और आप देखेंगी महंगाई ठीक है 5 से 6 बड़ी खबर आप दे रहे हैं नदीम। बजट मैं जी देखिए, मैं कमिंग बजट को, जो बजट 2022 का होगा इंशाल्लाह, प्रोविंशियल भी और फेडरल भी, मुझे बहुत उम्मीद है अल्लाह की जात से कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज के समरात आएंगे। अगर आज कोई शख्स हेल्थ कार्ड से, यानी महंगाई कम होगी, आप ये कह रहे हैं महंगाई कम होगी, आवाम को रिलीफ मिलेगा। ठीक है बैरिस्टर साहब, आयशा अपोजिशन के पास कुछ नहीं है। ठीक है नदीम कुरैशी साहब। बैरिस्टर साहब, अब ऑपोजिशन ने ऐलान किया है कि ये जो अब तरमीमी बिल मंजूर हुआ है सेनेट से, इसको चैलेंज करेंगे, अदालत में लेके जाएंगे। हालांकि इससे पहले ईवीएम के खिलाफ भी जाने का ऐलान किया था, लेकिन पता नहीं उसका क्या बना। तो अगर फर्ज करे जाते हैं ये स्टेट बैंक तरमीमी बिल अदालत में, तो कोई चांस है, कोई उम्मीद है कि ऑपोजिशन को रिलीफ मिलेगा, या इसके अंदर कुछ हो सकता है? देखिए आशा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का जहां तक ताल्लुक है इस जिमन में, दैट इज क्रिस्टल क्लियर इन दिस रिगार्ड, वी सेज दैट कि अगर आपका कोई भी ऐसा कानून जो कि पाकिस्तान के शहरियों के फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, तो आर्टिकल 8 है इन्हें पाकिस्तान का, वो ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास मुकम्मल तौर पे जुरिस्डिक्शन है कि उस कानून को नल एंड वाइड करार दे। एट द सेम टाइम जो है मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस को मलूज़े हाथे रखते हुए कोई भी पार्लियामेंटेरियन, कोई भी लोकल सिटीजन जो है वो पटिशनर बन के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दरवाजा खटखटा सकता है आर्टिकल 184(3) के तहत के ये पब्लिक इंपॉर्टेंस का और पब्लिक सिग्निफिकेंस का मैटर है, और इस पे हाई कोर्ट की या सुप्रीम कोर्ट की एडजुडिकेशन जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस हवाले से पहले भी मुतअद्दिद पिटीशंस थी जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस की तरफ से थी, लेकिन आंख ओझल पहाड़ ओझल वाली बात के वक्ती तौर पे तो उसको परस्यू किया जाता है जब तक मीडिया से लाइमलाइट में लाता है, जब तक दोनों हाउसेस पे इस पे गौर होश किया जाता है, डिबेट्स की जाती है। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जो पार्टीज हैं, जो पटिशनर्स हैं, उनकी भी नजरें इससे जो है वो हटती जाती हैं, और एट द सेम टाइम जो लीगल सेंक्रिटी है वो भी इसकी जो है वो कम होती जाती है। और आपको पहले ही पता है कि हमारी जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर 52,000 केसेस पेंडिंग है, तो लिहाजा इस तरह की जो पिटीशंस फाइल की जाती हैं वक्ती तौर पे तो फिलफौर उसको टेकअप कर लिया जाता है मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस को मरोजे हाथे रखते हुए, लेकिन लेटर ऑन जो इसकी फेट है, जो इसकी डेस्टिनी है, वो डिले की नजर हो जाती है। और अल्टीमेटली एक जो पिटिशनर है जो कि फंडामेंटल राइट्स की इन्फोर्समेंट के लिए बजाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का या हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है, वो भी अपना इंटरेस्ट लूज कर देता है। माजी में ईवीएम का जो आपने एग्जांपल दी, उससे पहले इलेक्शन पिटीशन, बहुत सारी ऐसी पिटीशन थी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने रखी गई, फिर लेटर ऑन सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई। इससे पहले भी एक इस तरह का कानून आया जिसे
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज करने की बात की गई, लेकिन वो तमाम के तमाम वो हवा के गुब्बारे थे या पानी के बुलबुले थे जो वक्त के गुजरने के साथ साथ अपनी वक़्त और अपनी अहमियत खो बैठे और वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक ही ना पहुंच सके। बैरिस्टर साहब, पास्ट में हमने देखा है कि बहुत से मैटर्स जब सुप्रीम कोर्ट में लेके गए भी हैं ऑपोजिशन या कोई भी जमात, तो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा जाता है कि इसके लिए पार्लियामेंट बेहतर फोरम है और अदालत को पार्लियामेंट के मामले में या फिर सियासत के मामलों में ना घसीटा जाए। तो इस चीज़ को लेकर, इस बिल को लेकर अगर जाती है ऑपोजिशन अदालत के पास, तो इसमें आपको लगता है कि कुछ हो सकता है, जो मेरा पहला सवाल था आपसे, या फिर पार्लियामेंट ही इसके लिए बेहतर फोरम है? देखिए आयशा, हमारी रियासत जो है वो 3 स्तूनों पे खड़ी है। उसमें हमारी अदलिया है, हमारी मुकदमा है, हमारी इंतजामिया और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है तीनों स्तूनों की इंडिपेंडेंस की, इंश्योरेंस की बात करता है, तीनों स्तूनों की लिबर्टी की बात करता है। और यही हमारे पार्लियामेंटेरियन है, बदकिस्मती से माजरत के साथ ये मैं बात करूंगा कि यही लोग इन अदालतों के अंदर अपने मुकदमा जो पार्लियामेंट के अंदर बैठ के, जो नेशनल असेंबली और सेनेट में हाउस की कार्रवाई के अंदर डेलिब्रेटली डिस्कशन के साथ डिसाइड किए जा सकते हैं, फर्स्टली दे इन्वोक द असिस्टेंस ऑफ द कोर्ट्स, और फिर जब कोर्ट्स में ये इश्यूज जाते हैं फिर उसके बाद कोर्ट्स को पॉलिटिसाइज किया जाता है। कोर्ट्स को जो है पॉलिटिकल कल्चर के अंदर इन्वोक खुद करते हैं, इंडल्ज खुद करते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूं कि अगर कोई भी मैटर जो है पब्लिक इंपॉर्टेंस के अगेंस्ट है, कोई फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, तो बिल्कुल कोर्ट जो है उस पर इंटरवीन कर सकता है, लॉ को इंटरप्रेट कर सकता है, और कोई भी कानून जो कि आयन के मावरा है या फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है तो अदालत। ठीक है बैरिस्टर साहब, यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं। सैयद साहब, आप ब्रेक के बाद मैं आपका कमेंट लेती हूँ। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का मंसूबा जो है उसमें हुकूमत से या हुकूमती टीम से कहाँ गलती हुई कि लाहौर हाई कोर्ट ने इसको गैर आइनी करार दिया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को कलअदम करार दे दिया। ये ज़रा जानने की कोशिश करेंगे बैरिस्टर साहब से और सहर साहिबा से भी उनका कमेंट लेंगे। एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। अब बात करते हैं रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की, जिसके ऊपर लाहौर हाई कोर्ट ने इसके मंसूबे को और कई शिके जो थी रूडा अथॉरिटी की उसको गैर आइनी करार दिया था और कई तहफ़्फ़ुज़ात जो है उनकी जानिब से उठाए गए थे। बहरहाल आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जुज़वी रिलीफ जो है वो दे दिया गया है और उस फैसले को कलअदम करार दे दिया गया है जो लाहौर हाई कोर्ट ने दिया था। बैरिस्टर साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगी कि हुकूमत, हमें नज़र आ रहा था कि बहुत पुरजोश थी और वज़ीर आला पंजाब ने कहा था कि अगले 3 सालों के अंदर 2020 में उन्होंने कहा था कि अगले 3 सालों में इस पर बड़ा ज़बरदस्त काम होगा और जल्द से जल्द इस मंसूबे को मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे, एनवायरनमेंट फ्रेंडली होगा। लेकिन गलती बेसिकली कहाँ पर हुई है हुकूमत से कि लाहौर हाई कोर्ट ने इसकी कई जो एक्ट थे, इस एक्ट की कई जो शिकें थी उनको गैर आइनी और गैर कानूनी करार दे दिया? देखिए आशा, इसके अंदर जो सबसे बड़ा जो लीगली लूप होल था वो ये इसके जो प्री रेक्विजिट्स थे और लीगली आईनी तौर पे इसके जो प्री प्रोटोकॉल एक्शंस थे वो मुकम्मल नहीं किए गए थे। मीनिंग देयर बाय के सेक्शन 4 के तहत जो लैंड एक्वायर करनी थी, एक तो उसके अंदर ये प्रॉब्लम हुई कि जिन लोगों ने वहां पे ऑब्जेक्शन पिटीशंस वहां पे फाइल की एसी साहब के सामने और डीसी कलेक्टर के सामने, वहां पे उनको एक तो काफी ज्यादा टाइम फेस करना पड़ा और एट द सेम टाइम जब भी इस तरह का कोई प्रोजेक्ट शुरू किया जाता है, जिस तरह ऑरेंज लेन टाइन है, उसके बाद ये वाला रूडा का प्रोजेक्ट है, इस तरह के प्रोजेक्ट्स के अंदर मैं ये समझता हूँ कि जो भी वजीर आजम है या वजीर आला है, उनकी जो लीगल टीम है डेट मस्ट स्टैंड द फ्रंट फुट और उनको तमाम तरीके से लीगल असिस्टेंस और एड फराहम करनी चाहिए ताकि कानूनी जो लवाजमत है वो पूरे किए जाएं। लेकिन लैंड एक्वायर करने के हवाले लैंड एक्विजिशन एक्ट की दफात को उसको फॉलो नहीं किया गया था तो उसको रोक दिया गया था। लेकिन एट द सेम टाइम आज जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का डिसीजन, आई मस्ट से दिस इज द लैंडमार्क एंड माइलस्टोन डिसीजन द जुडिशियल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। चूंकि आपने देखा कि इससे पहले जो ओरी ट्रेन लाइन थी उसके अंदर जो पिटीशंस फाइल की गई, फिर स्टे ग्रांट कर दिए गए हेरिटेज को, विरसे को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए और अल्टीमेटली वो प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ। लेकिन जब वो प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ तो उसमें गवर्नमेंट को बहुत सारे लॉसेस फेस करने पड़े, मशीनरी महंगी लेनी पड़ी, ट्रेनें महंगी लेनी पड़ी, कंस्ट्रक्शन महंगी हो गई। इसके अंदर भी इस तरह के तमाम हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं। मैं ये समझता हूँ कि हमें जितने भी पिटिशनर्स हैं इनको सियासी ऐनक पहनने की बजाय या पॉलिटिकल ऐनक पहनने की बजाय या अगर
इनको कोई कंपनसेशन के अंदर या इनकी अमाउंट की फिक्सेशन के अंदर किसी किस्म की प्रॉब्लम है तो असिस्टेंट कमिश्नर और डीसी हैं, वो जो है मुतलका फोरम है, वहां पे जाकर अगर आपकी अमाउंट की फिक्सेशन के अंदर आपने लीगल टीम की बात की, बैरिस्टर साहब आपने लीगल टीम की बात की कि लीगल टीम जो है उसको आगे बढ़कर इस मामले को बड़े अच्छे तरीके से लेकर चलना चाहिए था, लेकिन वजीर आजम ने खुद कहा कि लाहौर हाईकोर्ट में ठीक तरीके से पेश नहीं कर पाए अपने केस को ये रूडा अथॉरिटी, और सुप्रीम कोर्ट में जो समाअत हुई है उसमें भी काफी सरजनिश की है जजेस ने। जो टीम पेश हुई थी आज हुकूमत की तरफ से, पंजाब हुकूमत की तरफ से, उनकी सरजनिश की कि आपको केस का बिल्कुल नहीं पता और आके आप एक दूसरे के कानों में खुसर फुसर कर रहे हैं, आपको केस की तैयारी करके आनी चाहिए थी। बिल्कुल तो आपको जी आयशा, एक तो इस पॉइंट के ऊपर सरजनिश की गई कि इनकी तैयारी मुकम्मल नहीं थी, तो सेकंडली और मोर इम्पोर्टेंटली उनसे ये भी पूछा गया कि अपील के बाद जो इंट्रा कोर्ट अपील का राइट है आपने वो क्यों अवेल और टेन नहीं किया, व्हाई यू हैव नॉक्ड द डोर ऑफ सुप्रीम कोर्ट फॉर दिस स्पेसिफिक मैटर, जबकि आपके पास वहां पर रेमेडी मौजूद थी, तो उस पे भी जो उनके वकील थे कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर ना दे सके, जिसकी वजह से उनकी वहां पे सर्जनिश भी हुई। एट द सेम टाइम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा कि अभी तो हम जो है इस प्रोजेक्ट को जारी सारी रखने का हुक्म देते हैं, डायरेक्शन देते हैं, और फिर लेटर ऑन इसकी हियरिंग भी करेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम वी आर गोइंग टू डिटरमिन दिस थिंग के इंट्रा कोर्ट अपील का जो राइट था आपने वो क्यों एग्जॉस्ट किया, एंड व्हाई यू हैव नॉक्ड द डोर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सेकंडली एंड मोर इंपॉर्टेंटली एक बात जरूर कहूंगा कि जब भी इस तरह के पब्लिक इंपॉर्टेंस के जो प्रोजेक्ट हैं, ये पब्लिक सिग्निफिकेंस से रिलेटेड इश्यूज हैं, उनमें जो लीगल टीम है, मैं ये समझता हूं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को और चीफ मिनिस्टर साहिबान को मुकम्मल तौर पे तमाम तर कानूनी ब्रीफिंग के बाद ये चीजें जो है वो मुकम्मल तौर पे नाफिज अमल करनी चाहिए, चूंकि इससे पहले भी जितने प्रोजेक्ट्स है उस समय भी जितना भी नुकसान होता है वो कौमी खजाने से और वो इसी अवाम के टैक्स की कमाई है। यही सवाल हम पूछ लेते हैं बैरिस्टर साहब, हमारे साथ नुमाइंदे मौजूद है पंजाब हुकूमत के। कुरैशी साहब, किसकी गलती आप समझते हैं, क्यों लीगल टीम की तैयारी नहीं थी, क्यों इस पे पहले से काम नहीं किया गया, मास्टर प्लान नहीं था, ये कहा गया था एनवायरनमेंट फ्रेंडली जो है सिटी बनाया जाएगा रावी के किनारे, और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के बारे में ही इसके कंसर्न्स जो है वो हमें नजर आए, लैंड एक्विजिशन के मामले पे प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया, तो किसकी गलती, कौन जिम्मेदार है इसका? देखिए आयशा, मैं समझता हूँ एनवायरमेंटल फ्रेंडली सिटी के हवाले से प्राइम मिनिस्टर का जो विजन था वो बिल्कुल क्रिस्टल एंड क्लियर है। आपने देखा कि इस्लामाबाद के बाद कोई नया शहर आबाद नहीं हुआ पिछले 74 ईयर में। ये एक ऐसा मंसूबा है कि लाहौर जैसे शहर पर बढ़ती हुई आबादी के प्रेशर को भी कंट्रोल करने में मदद करेगा, और उसके साथ साथ लाहौर के बिल्कुल एडजेसेंट एक अपॉर्चुनिटी देगा कि कम कीमत पर ज्यादा बेहतर एनवायरनमेंट में लोग जिंदगी बसर कर सके और हम एक मॉडल शहर की तरफ जाएं। जहां तक बात है कि लीगली क्या इसकी तैयारी थी, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, चूंकि मैं कानून का तालिब इल्म नहीं हूं। मैं इतना जरूर समझता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, जितना मैंने सीएम साहब के साथ थोड़ा सा इस पे काम किया, उन्होंने हर उस पॉइंट को टेक किया, उसको ओन किया जो हमें आने वाले दिनों में किसी भी लीगली हर्डल का शिकार कर सकता था। पूरी तरह कोशिश की गई कि तमाम लूप होल्स को दूर किया जाए और आइन और कानून के मुताबिक लैंड एक्विजिशन की गई, लोगों की पेमेंट्स की गई, और सारा जो इसका मास्टर प्लान है वो बहुत सारी जगहों पर नेशनल लेवल पे अंडर डिबेट रहा। मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का डिसीजन, लाहौर हाई कोर्ट ने यही तो कंसर्न उठाया था कुरैशी साहब के मास्टर प्लान ही मौजूद नहीं है। आप कहते हैं कि मास्टर प्लान को डिस्कस किया गया था नेशनल लेवल पे। बहरहाल मेरे पास वक्त कम रह गया है, सहर साहिबा आखिरी कमेंट आप करना चाहेंगी? बात ये आयशा, मैं पहले ये कह रही थी कि अगर जो लेजिस्लेटिव बिजनेस है उनके लिए प्रॉपर प्रोसीजर जो है फॉलो किए जाएं और जो स्टैंडिंग कमेटीज हैं उनके अंदर लेजिस्लेशन चली जाए, तो ऐसी नौबत नहीं आई जिसको बैरिस्टर साहब जो है पॉइंट आउट कर रहे थे कि फिर अदालतों में जाके केस रुक जाते हैं। दूसरी बात मैं ये कहूंगी कि इसमें मजीद देखना चाहिए। मैंने तो सुना है कि जिनके पास ये प्रोजेक्ट दिया जा रहा है वो पहले ही फाइलें भी बेच चुके हैं, और दूसरी बात है जो रिलीफ अभी यहाँ पर मिल रहा है, जो रिलीफ इमरान खान साहब को बनीगाला में मिला कि 12 लाख पे उन्होंने रेगुलराइज कराया, जो रिलीफ जो है कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे मौजूद अपार्टमेंट्स को मिला, काश वो रिलीफ नुस्ला टावर के जो रिहायशी थे उनको भी मिल जाता। अगर मुल्क के अंदर कानून एक हो जाए, अगर जो है उस वक्त भी देखा जाता कि पब्लिक इंटरेस्ट क्या है, उस वक्त भी देखा जाता कि ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी भर का सरमाया लगा के ये घर लिए होंगे, तो और इस तरीके से उसको ना गिराया जाता, तो फिर मैं समझती हूँ कि आज ये कोई सवाल उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। और यहाँ भी समझती हूँ दूसरी तरफ भी पब्लिक इंटरेस्ट है,
क्योंकि जिनकी लैंड आई है उनके भी तहफ्फुज़ात हैं। तो ये कहना कि हुकूमत का प्रोजेक्ट है, हुकूमत ये किससे करवा रहा है, कि कौन कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, किन्होंने फाइलें बेची हैं, ये तमाम बातें तहकीकात की तलब हैं, की तहकीकात होनी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का हमें ज्वाइन करने के लिए। वक्त हमारे पास हो गया है। नाज़रीन, कल एक मरतबा फिर से हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिए, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।